हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग पॉडकास्ट और मेरा नाम है राहुल। दोस्तों, आज की कहानी है मुंबई के एक स्क्रिप्ट राइटर की। जैसा कि हम जानते हैं, हर लेखक की कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाती हैं, कुछ वो खुद भूल जाते हैं। पर क्या हो अगर वो कहानियाँ असल ज़िंदगी में सामने आ जाएं। विनोद जोशी एक स्ट्रगल करता हुआ लेखक था। उसके पास शब्द थे, डरावने किरदार थे, पर मौका नहीं था। उसने कई कहानियां लिखी जिनमें भूत थे, मौत थी, अधूरी जिंदगियां थी, लेकिन उसे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला। हर किसी ने बस यही कहा, ये सब नहीं बिकेगा। और फिर उसने हॉरर लिखना बंद कर दिया और कुछ और लिखना शुरू किया। लेकिन एक रात एक पार्टी से लौटते हुए वो अकेले चल पड़ा, थक कर, नई कहानियों की आइडियाज़ में खोए हुए। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसी रात वो अपनी ही लिखी कहानियों के बीच फंसने वाला है। ऐसी कहानियाँ जिन्हें उसने लिखा पर अधूरा छोड़ दिया या पन्नों के बीच कहीं दफन कर दिया। अब वो सब कहानियाँ उसका अंत लिखने आई थी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने, इस कहानी के डर को अपने अंदर फील करें। मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 1970 का बॉम्बे। वहाँ गोरेगांव ईस्ट में एक फिल्म रिलीज की पार्टी अपने आखिरी मुकाम पर थी। रात के 1 बज चुके थे। शराब के गिलासों की खनक फीकी पड़ने लगी थी। पार्टी एक रंगीन मिजाज फिल्म प्रोड्यूसर के बंगले पर थी। कमरे के कोने में रखा हुआ ग्रामोफोन भी अब गाने बजा बजा के थक चुका था। चलो फिर मिलते हैं, जैसे जुमलों के साथ और नकली हंसी के साथ प्रोड्यूसर मेहमानों को अलविदा कह रहा था। वहीं बंगले के गार्डन में खड़ा था विनोद जोशी, उम्र करीब 30 साल। एक स्ट्रगल करता हुआ लेखक जिसकी जेब में पैसे कम और कहानियां ज़्यादा थी। पर अब तक उसे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला था जो उसकी कहानियों को मौका दे। फेलियर उससे बस एक कदम पीछे थी और कामयाबी बस एक स्क्रिप्ट आगे। कम से कम लोग तो यही कहते थे। आज इस पार्टी में उसे मौका मिला था अपनी स्क्रिप्ट एक प्रोड्यूसर को सुनाने की। प्रोड्यूसर ने तारीफ की, लेकिन सार्केज़म के साथ। इतना कि विनोद को पता चल गया कि प्रोड्यूसर को कहानी पसंद नहीं आई। विनोद चेहरे पे नकली हंसी लिए विस्की का पैक ख़त्म किया और प्रोड्यूसर का शुक्रिया अदा करते हुए अपने दोस्त रमेश, जो एक डायलॉग राइटर था, और इकबाल, जो विनोद की ही तरह स्क्रिप्ट राइटर था, उनके तरफ मुड़ा। वो तीनों इस पार्टी में सिर्फ एक चीज़ के लिए आए थे, बस एक मौका। पर उन्हें जो मिला वो था पानी ज़्यादा और शराब कम वाला विस्की का ग्लास और प्रोड्यूसर्स के नकली वादे। रात करीब 1:30 बजे पार्टी खत्म होने पर तीनों थोड़े शराब के नशे में बाहर निकले और एक टैक्सी लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रात के सन्नाटे को चीरती हुई पुरानी पद्मिनी प्रीमियर टैक्सी जब गोरेगांव चौक के पास पहुंची तो विनोद ने ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, भाई साहब बस यहीं रोक दो। भाई, जोगेश्वरी तो आगे है, तो टैक्सी यहाँ क्यों रुकवा रहा है? रमेश ने कहा। फिर विनोद ने कहा, मुझे थोड़ी ताज़ी हवा चाहिए और दिमाग शांत करना है। तुम लोग बोरीवली निकल जाओ। तभी इकबाल बोला, अबे ड्रामा मत कर, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। हम तुझे जोगेश्वरी छोड़कर बोरीवली निकल जाएंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। इस पर विनोद ने कहा, अरे भाई, बोरीवली और जोगेश्वरी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मेरी वजह से तुम लोग लेट हो जाओगे। वैसे भी यहाँ से जोगेश्वरी कुछ किलोमीटर ही है। मैं आराम से हवा खाते हुए चला जाऊंगा और शायद कोई नया स्क्रिप्ट का आइडिया भी दिमाग में आ जाए। फिर रमेश ने कहा, अबे इतनी सी बात के लिए तू पैदल चला जाएगा, वो भी इतनी रात को? हमें कोई लेट नहीं होगा, हम बस तुझे ड्रॉप करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन विनोद भी जिद पे अड़ा रहा। टैक्सी से बाहर निकलते हुए उसने एक बीड़ी जलाई और बोला, तुम लोग जाओ यार, मैं चला जाऊंगा। रमेश और इकबाल सरेंडर करते हुए बोले, तू बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगा। चल ठीक है, अच्छे से जाना, और रास्ते में कोई भूत या चुड़ैल मिल जाए तो उसको भी अपनी स्क्रिप्ट सुना देना। विनोद हल्का सा हंसते हुए, ठीक है भाई, अब तुम लोग जाओ। देखते ही देखते टैक्सी बोरीवली की तरफ अंधेरे रास्ते में गायब हो गई और इधर विनोद दूसरी बीड़ी जलाते हुए जोगेश्वरी की तरफ बढ़ा। आज रात के इस गोरेगांव से जोगेश्वरी के सफर में विनोद के लिए ऐसे अनजान खतरे और रहस्यमय चीजें इंतजार कर रहे थे जिनका उसे अंदाजा भी नहीं था। 1970 का बॉम्बे आज के जितना डेवलप नहीं था, जो आज फ्लाईओवर्स और चमकती स्ट्रीट लाइट से जगमगाता है। उस समय गोरेगांव पार करते ही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सुनसान हो जाती थी। एक लंबा खामोश रास्ता, केवल एक सिंगल लेन टूटी फूटी सड़क थी जो जंगल के किनारे से होकर गुजरती थी। रात में शोर सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ों का और कभी कभी पास के संजय गांधी नेशनल पार्क से आती पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाज़। विनोद एक हाथ जेब में डाले बीड़ी के धुएं को पीछे छोड़ता चलता जा रहा था। उसके दिमाग में कहानियां घूम रही थी, अधूरी कहानियां, रिजेक्ट हुए प्लॉट्स, ऐसे किरदार जो कभी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थे। एक वक्त था जब वो हॉरर लिखता था, डरावनी, अजीब, थोड़ी सस्ती लेकिन दिल से निकली कहानियां, पर कोई उन्हें लेना नहीं चाहता था। ये मार्केट में नहीं बिकेगी, यही सब कहते थे। तब से उसने हॉरर लिखना बंद कर दिया था। और फिर चलते चलते सामने रास्ते में उसे अंधेरे में एक धुंधली सी परछाई दिखी जो धीरे धीरे साफ हो गई। वो एक जवान औरत थी, विनोद से बस कुछ मीटर आगे चल रही थी। विनोद को उस औरत का अकेले इस वक्त यहाँ होना अजीब और थोड़ा डरावना लग रहा था। वो औरत कभी चुपके से नजरें चुराते हुए पीछे विनोद की तरफ देखती और जब विनोद से उसकी नजरें मिलती तो वो झट से आगे की तरफ देखने लग जाती। उस खूबसूरत जवान औरत का वो नजरें चुराकर विनोद को देखना और उसके पायलों की छन छन जैसे मानो विनोद को हिप्नोटाइज कर रहे थे। विनोद के मन में भी नौटी ख्याल आने लगे थे। फिर कुछ दूर आगे चलते हुए उस औरत ने हल्के से पीछे देखते हुए कहा, घर जा रहे हो विनोद? उसकी आवाज बेहद सुरीली थी, ऑलमोस्ट किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह। लेकिन उस औरत की यह बात सुनकर विनोद कंफ्यूज और डर गया। इस अनजान औरत को उसका नाम कैसे पता था और वो कैसे जानती थी कि विनोद कहाँ जा रहा है? तभी उस औरत ने फिर से कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूं? विनोद ने कहा, नहीं तो। फिर उस औरत ने कहा, तुमने मुझे अपनी कहानी में भूतिया दुल्हन बनाया था। ये सब सुन के विनोद का गला सूख गया। फिर हवा में उस औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी और उसने पलट के अपना पूरा चेहरा विनोद को दिखाया।
उसकी आंखें बिल्ली के जैसे थी और चेहरा कटा फटा खून से भरा था। विनोद को घूरते हुए वो सड़क के किनारे पेड़ों के बीच गायब हो गई। कुछ मिनट विनोद ऐसे ही खड़ा रहा। विनोद ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा। शायद दारू चढ़ गई है, दिमाग गड़बड़ कर रहा है, विनोद ने खुद से कहा। फिर उसने तेज तेज चलना शुरू किया। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी। फिर करीब 15 मिनट चलने के बाद विनोद एक नाले के पास पहुंचता है। वहां उसने देखा नाले के किनारे एक बच्चा बैठा था, कीचड़ और गंदगी में सना हुआ, और नाले को बिना पलक झपकाए देख रहा था। विनोद को उस पर दया आई और वो उस बच्चे के पास गया और पूछा, तू ठीक तो है ना? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगली से नाले की तरफ इशारा किया। वहां नाले में 2 लाशें तैर रही थी। ये देख विनोद की सांसें रुक गई। वो मेरे मम्मी पापा हैं। तुमने अपनी कहानी में उन्हें क्यों मार दिया? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा। विनोद अपनी जगह पे जम गया, लेकिन पानी में वो 2 लाशें अब हल्के हल्के ऊपर उठने लगी, जैसे कोई डेड स्क्रिप्ट फिर से जिंदा हो रही हो। और फिर उन्होंने अपना चेहरा विनोद की तरफ घुमा लिया। दोनों एक साथ धीमे आवाज में बोले, चलते रहो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विनोद लड़खड़ा गया, ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा। उसने खुद को संभाला और बस भागने लगा तेजी से, बिना पीछे देखे। लेकिन वो मुश्किल से 100 मीटर ही आगे भागा होगा, पर फिर रुक गया, क्योंकि वही बच्चा फिर वहीं रास्ते पर खड़ा था। इस बार एकदम सीधा। अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पर। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारी अच्छी एंडिंग क्यों नहीं लिखी? उसने धीरे से विनोद से पूछा। विनोद को यह सब सच नहीं लग रहा था। तभी बच्चे का मुंह खुला और उसके मुंह से रेंगते हुए निकले सड़ते हुए कीड़े मकोड़े, जैसे किसी ने बुरे सपनों को उल्टा कर सड़क पर फेंक दिया हो। कीड़े रेंगते हुए हाईवे पर फैल गए। सड़क जैसे जिंदा हो गई, गंदी, घिनौनी, सांस लेती हुई। ये देख विनोद की चीख निकल गई। वो पलटा और फिर से भागने लगा। अब की बार तेज नहीं, बल्कि पागलपन की हद तक तेज। जैसे अगर वो रुक गया तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। विनोद की सांसें टूट रही थी। वो लहराता हुआ, दौड़ता हुआ सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा और वहीं जम गया। सामने एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, पलटा हुआ पड़ा था। ट्रक की हेडलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे आंखें झपकते हुए कोई आखिरी बार देख रहा हो। इंजन से गर्म धुआं उठ रहा था, सांप जैसा लहराता हुआ। और सामने एक्सीडेंट में मरी हुई एक औरत सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। उसकी साड़ी खून से भीगी थी या ट्रक के इंजन के तेल से, ये समझ नहीं आ रहा था। ये भयानक मंजर देख विनोद उसकी मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही विनोद उस औरत के पास पहुंचा, वो औरत अचानक अपनी गर्दन विनोद की तरफ घुमाई अजीब तरह से, और उसने विनोद से कहा, मैं तुझे याद हूं। विनोद डर से सहम गया। टूटे हड्डियों की कड़कड़ की आवाज के साथ
वो औरत अपने टूटे फूटे और आधे कटे हुए शरीर के साथ उठ खड़ी हुई। उसका सर फटा हुआ था और उसकी पेट की अतड़ियाँ लटक कर जमीन पर घसीट रही थी जब वो धीरे धीरे चल के विनोद के पास आ रही थी। फिर वो बोली, तेरी कहानी में मैं हीरोइन थी, लेकिन सिर्फ प्रोड्यूसर के कहने पे तूने मुझे ऐसी मौत दी। तूने मेरा क्लाइमैक्स लिखा था, अब मेरी बारी है। तेरा क्लाइमैक्स अब मैं लिखूंगी आज रात। विनोद अब फिर से भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, जैसे आज की रात की कहानी उसकी नहीं बल्कि किसी और की पकड़ में आ गई हो। करीब 1 किलोमीटर लगातार भागने के बाद वो थकता हुआ रुका। उसकी सांसें भर आई थी। सड़क के बीचों बीच वो झुककर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर तेजी से सांसें ले रहा था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा थोड़ी दूर पे एक बूढ़ा भिखारी सड़क किनारे मील के पत्थर पर बैठा था। अपनी लकड़ी की छड़ी से लगातार जमीन पर मार रहा था। अरे कोई है क्या आसपास? मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। वो भिखारी लगातार यही बोल रहा था। कुछ पल के लिए विनोद शक में रुका कि ये कहीं कोई चोरों के गिरोह की चाल तो नहीं है, लेकिन करीब 10 मिनट देखने के बाद जब कोई नहीं आया तो विनोद उस भिखारी के पास गया और थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या हुआ बाबा? वो भिखारी एकदम से चुप हो गया और धीरे से अपना सिर विनोद की तरफ घुमाया और विनोद की आंखों में आंखें डालकर देखा और बदली हुई आवाज में कहा, वो सब इंतजार कर रहे हैं विनोद, जिन्हें तुमने अधूरा छोड़ दिया। वो कहानियां जो कभी खत्म नहीं हुई। यह सुन के विनोद का दिल 1 सेकंड में इतनी तेजी से धड़का कि उसे लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और उसका खेल यहीं खत्म हो जाएगा। विनोद ने अपना सर जोरों से पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। ये सब उस सस्ती शराब का असर है। पर वो भिखारी विनोद को देखते हुए मुस्कुराता हुआ वहीं बैठा रहा। तभी अचानक उसका सर अपने आप पीछे की ओर गिर गया, मानो जैसे उसका सर शरीर से जुड़ा नहीं था, बस रखा हुआ था और उसका शरीर वहीं बैठा रहा। अब विनोद बदहवास सड़क पर इधर उधर देखता हुआ भागता रहा कि शायद कोई गुजरती हुई गाड़ी दिख जाए तो उसे मदद मिल सके। ऐसे ही भागते हुए विनोद BEST के बस स्टॉप पर पहुंचा। खुद को बस स्टॉप की दीवार से सहारा देता हुआ वो अपने फेफड़े में सांसें भर रहा था। तभी उसकी नज़र वहां दीवार पर लगे एक फिल्म पोस्टर पर गई। उसने देखा फिल्म के हीरो की तस्वीर की जगह उसकी अपनी खुद की तस्वीर थी, लेकिन अजीब, आंखों से बहता खून और गला कटा हुआ, और नीचे फिल्म के टाइटल की जगह लिखा था, अगली फिल्म विनोद की मौत, सिर्फ आज रात। विनोद धम से वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल सीने से बाहर आने को तैयार था। वो दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए रोने लगा कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। कुछ देर रोने के बाद उसने वापस उस पोस्टर को देखा तो वो बदल चुका था। उस पर अब बेल बॉटम पहने हुए मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीर थी, डिस्को डांस की पोज में। विनोद रोते हुए अपना सिर पीटने लगा और मन ही मन बोला, मैं पागल हो रहा हूँ, शायद काम न मिलने की वजह से।
लेकिन इस काली रात से उसे किसी तरह से बाहर निकलना था। वो आंसू पोंछते हुए उठा और फिर से जोगेश्वरी में अपने घर के तरफ चलने लगा, क्योंकि पूरे रास्ते दौड़ते हुए वो अब थक चुका था। उसमें अब जान नहीं बची थी। चलते चलते अब जोगेश्वरी से बस आधा किलोमीटर दूर विनोद पहुंचा। सड़क के राइट साइड में एक पुराना खाली 2 मंजिल का मांगी राम का चौल था, जो 1950 में ही बंद हो गया था किसी अनजान कारणों की वजह से। वहां उसने देखा चौल के छत पर एक लड़की खड़ी थी, पुराने जमाने के कपड़ों में। विनोद बस उसे देख ही रहा था कि वो लड़की अचानक छत से नीचे कूद गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके नीचे गिरने की आवाज़ नहीं आई। विनोद पागलों की तरह दौड़ पड़ा नीचे की तरफ। पसीने से लथपथ वो बिल्कुल चौल के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ना बॉडी, ना खून, ना कपड़ा, ना कोई निशान, बस सन्नाटा। अब विनोद चलते चलते घर से बस 100 मीटर की दूरी पर हाईवे पर था। जोगेश्वरी ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। विनोद को कुछ शक हुआ। उसने अपनी चाल धीमी कर ली। फिर उसने देखा वो आदमी विनोद जैसा ही था, बिल्कुल वही कपड़े, मिलता जुलता चेहरा, जैसे कोई आईना सड़क पर उतर आया हो। फिर तभी उसके पीछे से एक ट्रक फुल स्पीड से हॉर्न बजाता हुआ आया और उस आदमी के आर पार निकल गया, जैसे वो आदमी हवा से बना हो। वो आदमी हिला तक नहीं, न पलटा, न चौंका, बस खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना एक हाथ उठाया और सीधा विनोद की तरफ इशारा किया। उसी पल विनोद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके घुटने जवाब दे गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद से विनोद का कुछ पता नहीं चला, ना किसी स्टूडियो में, ना किसी फिल्म प्रोड्यूसर के पास। 1 हफ्ते बीत गए थे रमेश और इकबाल को उससे मिले हुए। वो दोनों जोगेश्वरी में विनोद के घर आए। वहाँ उसके रूम पार्टनर ने बताया कि विनोद तो उस प्रोड्यूसर की पार्टी की रात से ही घर नहीं आया है। दोनों दोस्त करीब 1 महीने तक बॉम्बे में खोजबीन करने के बाद विनोद के होम टाउन भोपाल पहुंचे। वहां 2 दिन ढूंढने के बाद उन्हें विनोद मिला। उसके घर वालों ने बताया कि जब से विनोद वापस आया है वो किसी से बात नहीं करता। उसने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास अपनी छोटी सी एक स्टेशनरी की दुकान खोल ली है और बस दिन भर वहीं रहता है। फिर रमेश और इकबाल कुछ दिन भोपाल में ही रुके विनोद के पास। उन कुछ दिनों में विनोद ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा वो लिखना बंद कर चुका है और अपने पहले की लिखी सारी स्क्रिप्ट को जला चुका है। उसने बताया कि कैसे उस रात उसकी लिखी कहानियां जिंदा हो उठी थी और हर कहानी में मेन कैरेक्टर की जगह वो खुद था। पता नहीं कैसे, पर वो उस रात से जिंदा बच निकला और अब उसने लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। विनोद की बरसों पुरानी कहानी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आपको डराने के मकसद से नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि ये सब चीज़ें भी होती है हमारी दुनिया में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे अपने विचार कमेंट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।